नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कर्म का फेर। सुबह की पहली किरणें जब शहर के पुराने मोहल्ले की संकरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में धीरे धीरे घुसने लगी, तब कमला जी की आंखें स्वाभाविक रूप से खुल गई। उनकी उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन शरीर में अभी भी वही पुरानी फुर्ती बाकी थी जो उन्होंने जवानी के दिनों में दिखाई थी। वही तेज कदम, वही सतर्क नजरें और वही मेहनत करने की आदत जो सालों से उनके खून में घुली हुई थी। कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी पर टंगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 7:15 का समय बता रही थी। बाहर से पक्षियों की मधुर चहचहाहट आ रही थी, दूध वाले की साइकिल की घंटी बज रही थी और कहीं दूर से सुबह की अजान की आवाज़ भी हल्के हल्के गूंज रही थी। ये सब मिलकर एक पुरानी परिचित सुबह का संगीत रच रहा था। कमला जी धीरे से बिस्तर से उठी। उनका शरीर थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन इरादा मजबूत था। उन्होंने अपने सफ़ेद हो चुके बालों को पीछे की ओर समेटा, माथे पर लगी छोटी सी लाल बिंदी को उंगली से ठीक किया और साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक से लपेट लिया। उनके चेहरे पर सदैव एक नम्र शांत मुस्कान रहती थी, वही मुस्कान जो सालों से पड़ोसियों, रिश्तेदारों और घर वालों को सुकून देती आई थी। लेकिन आजकल वो मुस्कान धीरे धीरे मुरझा रही थी, जैसे कोई फूल जो पानी के अभाव में कमज़ोर पड़ रहा हो। वे धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ीं। घर बहुत पुराना था, करीब 50 साल पुराना, लेकिन कमला जी की मेहनत से हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता था। दीवारें हल्के पीले रंग की थीं, जिन पर समय और नमी के कारण हल्की हल्की दरारें पड़ गई थीं। फर्श पर पुरानी लेकिन चमकदार टाइलें थीं, जो अभी भी उनकी रोज़ की पुचाई से चमकती रहती थीं। रसोई में पुराना गैस चूल्हा था, जिसके पास एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी में बर्तन सावधानी से व्यवस्थित रखे हुए थे। कमला जी ने पानी का बर्तन चढ़ाया और चूल्हे पर रखते हुए मन ही मन सोचने लगी कि आज अपने पति शंकर जी के लिए क्या बनाया जाए। शंकर जी की उम्र अब 65 साल से ऊपर हो चुकी थी। उनके दांत कमज़ोर हो गए थे, मसूड़े कमज़ोर पड़ गए थे। पिछले कुछ महीनों से वे ठंडी रोटी ठीक से चबा नहीं पाते थे। हर बार खाना खाते समय उनके चेहरे पर हल्का सा दर्द झलकता, आंखें सिकुड़ जाती और वे चुपचाप सह लेते। कमला जी ये सब देखकर मन ही मन बहुत दुखी होती। वे सोचती कि जीवन भर की मेहनत, संघर्ष, बच्चों को पालना पोसना, घर संभालना, सबके बाद भी बुढ़ापे में इतनी छोटी छोटी परेशानियां क्यों सताती हैं। क्या ये न्याय है? क्या भगवान भी कभी कभी इतना निर्दयी हो जाता है? तभी उनकी नज़र बहू मंजू के कमरे की ओर गई। मंजू अभी भी सो रही थी। उसका कमरा घर के पिछले हिस्से में था, जहां सुबह की धूप सीधे नहीं पहुंचती थी। एक तरह का छायादार ठंडा कोना। मंजू की उम्र मात्र 28 साल थी, लेकिन उसका स्वभाव इतना कठोर और तीखा था कि कभी कभी लगता जैसे वो किसी बड़े परिवार की मालकिन हो, न कि नई नई बहू जो अभी अभी ससुराल आई हो। कमला जी ने मन में सोचा कि अगर वे खुद रोटियां बनाएंगी तो शायद मंजू को बुरा लगे। वो रसोई पर अपना पूरा अधिकार समझती थी, लेकिन शंकर जी की तकलीफ देखकर कमला जी चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से मंजू के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। कमला जी ने झिझकते हुए नम्र स्वर में आवाज़ लगाई, बेटी मंजू, जाग गई क्या? अगर जाग गई हो तो एक छोटी सी बात कहनी थी। मंजू ने करवट ली, आंखें मलते हुए खोली और उसकी आंखों में अभी नींद भरी हुई थी, लेकिन चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वो धीरे से उठकर बैठ गई, बालों को हाथ से पीछे सरकाया और थके हुए गुस्से भरे लहजे में बोली, क्या है माँ, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? मैं तो अभी सोई हूँ। रात को बच्चों को सुलाने में बहुत देर हो गई थी, थक गई हूँ। कमला जी ने हाथ जोड़कर जैसे कोई गुजारिश कर रही हो, बहुत धीरे और नरमी से कहा, बेटी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? दरअसल तुम्हारे ससुर जी के दांत अब पहले जैसे नहीं रहे। ठंडी रोटी वे ठीक से चबा नहीं पाते, दर्द हो जाता है उन्हें। अगर तुम उनके लिए ताज़ी ताज़ी गर्म रोटियां बना दो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद बनाती, पर तुम जानती हो कि रसोई का काम अब तुम संभालती हो। बस यही छोटी सी फरमाइश थी। ये सुनते ही मंजू का चेहरा एकदम से तमतमा उठा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, बाहें चढ़ गईं और होठों पर एक व्यंग्यात्मक कड़वी मुस्कान फैल गई। वो तेजी से बिस्तर से उठी, रात का गाउन ठीक किया और तेज कदमों से कमला जी के ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसकी ऊंचाई कमला जी से थोड़ी ज्यादा थी, जिससे वो ऊपर से नीचे देख रही थी, एक तरह की श्रेष्ठता का भाव लिए हुए। अरे वाह बुढ़िया माँ, तुम्हारा फरमान तो ऐसे आ रहा है जैसे मैं किसी 5 सितारा होटल की वेट्रेस हूँ। गर्म रोटी चाहिए बूढ़े ससुर जी को।
अरे, मैंने क्या तुम दोनों की नौकरी ले रखी है, या फिर तुम लोगों का कोई ठेका उठा रखा है कि सुबह उठते ही मुंह उठाकर ऑर्डर देने चली आती हो? मैं कौन हूँ, तुम्हारी नौकरानी या अलादीन का जिन जो हर फरमाइश पूरी करे? जा यहाँ से। खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, मेरे सिर पर मत नाच। मुझे बहुत काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका टिफिन बनाना है, घर का सारा काम है। तुम लोग तो बस खाते पीते और बिस्तर तोड़ते रहते हो। अब जा, मुझे अकेला छोड़। मंजू की हर बात जैसे तीखे तीर की तरह कमला जी के दिल में चुभ रही थी। प्रत्येक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था, दिल को छलनी कर रहा था। वे कुछ कहना चाहती थीं, सफाई देना चाहती थीं, लेकिन गले में कुछ अटक गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे पलकें झपकाती रहीं ताकि आंसू न गिरें, लेकिन नियंत्रण नहीं रहा। 2-4 मोती जैसे आंसू उनके गालों पर ढलक पड़े। उन्होंने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे, सिर झुकाकर धीरे धीरे पीछे हट गईं। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे जमीन उनके नीचे हिल रही हो। मन में हजारों विचारों का तूफान था। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा? मैंने तो सिर्फ शंकर जी की तकलीफ बताई थी। जीवन भर इस घर को संभाला, बच्चों को पाला पोसा, अब बुढ़ापे में इतना अपमान। कमला जी अपने कमरे में पहुंची। कमरा छोटा सा था, लेकिन उसमें उनकी सारी यादें, सारी खुशियां और दुख बसे हुए थे। दीवार पर शादी का पुराना फीका पड़ चुका फोटो टंगा था, जिसमें वे और शंकर जी युवा दिख रहे थे, मुस्कुराते हुए, आंखों में सपने लिए। कमला जी उस फोटो के सामने रुक गईं। फोटो में वे लाल साड़ी में लिपटी, चेहरे पर शर्माती मुस्कान लिए खड़ी थीं, और शंकर जी उनके बगल में गर्व से सीना ताने खड़े थे। वे सोचने लगीं कि कैसे समय ने सब कुछ बदल दिया। युवावस्था की चमक, बच्चों की हंसी, घर की रौनक, सब कुछ। आंसू अब बिना रुके बह रहे थे। उन्होंने बिस्तर पर बैठकर सिर दोनों हाथों में थाम लिया। दिल में एक गहरी असहनीय पीड़ा थी। भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर क्यों मेरी बहू मुझे इस तरह अपमानित करती है? क्या अब मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ? तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। शंकर जी कमरे में दाखिल हुए। वे सुबह की सैर से लौटे थे। उनकी चाल थोड़ी धीमी थी, लेकिन कमर अभी भी सीधी थी। सफेद दाढ़ी और बाल उन्हें बुजुर्ग लुक देते थे, लेकिन आंखों में अभी भी वही चमक थी जो जवानी में थी, वही प्यार, वही समझ। उन्होंने कमला जी को रोते देखा तो तुरंत पास आ गए। अरे कमला, क्या हुआ? इतनी सुबह क्यों रो रही हो? कोई बात हुई क्या? उन्होंने पत्नी का हाथ थामा, बिस्तर पर बैठ गए। उनकी आवाज में इतना गहरा प्यार और चिंता थी कि कमला जी और ज्यादा सिसक पड़ी। शंकर जी ने धीरे से उनकी पीठ सहलाई, बालों पर हाथ फेरा। बोलो ना, क्या परेशानी है? मंजू ने फिर कुछ कहा क्या? मैंने बाहर से उसकी तेज आवाज सुनी थी। कमला जी ने सिसकते हुए बीच बीच में रुक रुक कर सारी बात बताई। कैसे उन्होंने सिर्फ गर्म रोटी की फरमाइश की थी और मंजू ने उन्हें बुढ़िया कहकर, नौकरानी कहकर इतने कठोर शब्दों से अपमानित कर दिया। शंकर जी चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा आया, आंखें लाल हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने कमला जी को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे बोले, क्यों उदास होती हो कमला? देखो, बुढ़ापा तो सबको आता है। आज हम बूढ़े हो गए हैं, कल इन लोगों को भी होंगे। बुढ़ापा इनके लिए भी आने वाला है और इनकी संतान भी आगे होगी। आज जो दुख ये हमें दे रहे हैं, वैसा ही या उससे भी ज्यादा दुख कल इनकी औलाद इन्हें देगी। कर्म का फल तो मिलता ही है। हमने अपने माता पिता की सेवा की थी, तब भी हमें अपनी संतान की वजह से ऐसे दिन देखने पड़े। तो सोचो, ये लोग तो हमारी सेवा तो दूर, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। इनकी संतान इन्हें क्या क्या दिन दिखाएगी? कमला जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप छोड़िए इन बातों को। अभी भगवान की दया से मेरे हाथ पैर सही हैं, मैं खुद पकाकर खा सकती हूँ। बस मंजू मुझे रसोई में पैर भी नहीं रखने देती, जैसे मैं कोई अछूत हूँ या फिर कोई बोझ। नाम रख दिया है मंजू, यानी रोशनी, पर स्वभाव तो अंधेरे जैसा है। अंधेरा ही फैलाती रहती है घर में। शंकर जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। उन्होंने पत्नी को तसल्ली दी और कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। याद है कमला, जब हमारी शादी हुई थी, तुम सिर्फ 19 साल की थीं, दुबली पतली लेकिन इतनी चंचल कि ससुराल में सबका मन जीत लिया। मैं तो गंभीर स्वभाव का था, पर तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरा मन भी खिल जाता था। फिर अजय हुआ, फिर विवेक, फिर सुनीता। हमने कितनी मेहनत की इस घर को बनाने में। छोटी छोटी बचत से बड़ा घर खड़ा किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कभी खाने पीने की कमी नहीं होने दी। अब ये दिन देख रहे हैं, पर चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। कमला जी ने सिर हिलाया। हाँ जी, पर दिल टूटता है।
मैं तो बस आपके लिए गरम रोटी चाहती थी। शंकर जी ने कहा, अब तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। लेकिन कमला जी ने मना किया, नहीं जी आप बैठिए, जब मंजू अपने कमरे में चली जाएगी तब मैं चुपके से आपके लिए रोटियां बना लाऊंगी। समय बीतता गया, घर में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी, स्कूल बैग की आवाज, जूतों की चटक, मंजू की तेज तेज हिदायतें। मंजू ने बच्चों को तैयार किया, उनका नाश्ता दिया और फिर अपने कमरे में चली गई। मोबाइल पर कुछ देखने लगी, शायद वीडियो या चैट। कमला जी ने ये मौका देखा, वे चुपके से रसोई में गईं, गैस जलाया, आटा गूथा, हाथों में पुरानी फुर्ती लौट आई। उन्होंने तवे पर रोटियां सेकनी शुरू की। हर रोटी फूल रही थी, धुआं उठ रहा था और गरम रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, वही खुशबू जो कभी इस घर की पहचान थी। वे सोच रही थीं कि कैसे एक समय ये घर उनकी मुस्कान, उनकी हंसी और उनके हाथों के स्वाद से भर जाता था। अब सब बदल गया है। रोटियां बनकर तैयार हुईं, कमला जी ने उन्हें एक थाली में सजाया, दाल और सब्जी भी रखी। वे कमरे में गईं जहां शंकर जी अखबार पढ़ रहे थे। जी खाना तैयार है, आइए मैं आपको खिलाती हूँ। शंकर जी ने मुस्कुराकर देखा, तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ा खाना है कमला। कमला जी ने रोटी तोड़ी, थोड़ी दाल के साथ पति के मुंह में डाली। शंकर जी चबाते हुए बोले, बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथों का जादू है। कमला जी की आंखों में फिर आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। वे सोच रही थीं कि जीवन में चाहे कितनी परेशानियां आए, पति का साथ हो तो सब सहन किया जा सकता है। लेकिन मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या ये घर अब हमारा नहीं रहा? क्या अब हम सिर्फ बोझ हैं? बाहर मंजू के कमरे से हंसी की आवाज आ रही थी, शायद वो किसी दोस्त से बात कर रही थी। कमला जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा कि आज का दिन कैसे कटेगा, लेकिन शंकर जी के साथ बैठकर वे थोड़ी देर के लिए सब भूल गईं। पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं, कैसे उन्होंने शादी के बाद इस घर में कदम रखा था, कैसे सास ससुर का सम्मान किया था, कैसे बच्चों को गोद में खिलाया था। अब वही बच्चे, खासकर विवेक और उसकी पत्नी मंजू, उन्हें इस हाल में देख रहे थे। कमला जी ने मन में प्रार्थना की, हे भगवान, सबको सद्बुद्धि देना, हमने किसी का बुरा नहीं किया, बस थोड़ा सम्मान और प्यार चाहिए बुढ़ापे में। शंकर जी ने उनका हाथ थपथपाया, चलो अब आराम करो, दोपहर को फिर बात करेंगे। लेकिन कमला जी जानती थीं कि तनाव बढ़ता ही जा रहा था। मंजू का व्यवहार रोज रोज बदतर होता जा रहा था। आज गरम रोटी की बात पर जो हुआ, कल कुछ और होगा। घर की रौनक पहले जैसी नहीं रही थी। बच्चे भी अब दादी दादा से कम बात करते थे। सब कुछ बदल रहा था। इस प्रकार सुबह का समय बीत गया। कमला जी और शंकर जी अपने कमरे में बैठे रहे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर धूप तेज हो चुकी थी, पर घर के अंदर अंधेरा छा रहा था। मंजू के कठोर शब्दों का, अपमान का अंधेरा। कमला जी ने सोचा कि शायद शाम को सुनीता फोन करेगी तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तो उन्हें इस तनाव को सहन करना था। जीवन की ये नई चुनौती उन्हें रोज रोज परख रही थी। वे जानती थी कि धैर्य रखना ही एकमात्र रास्ता है, पर दिल टूटने को था। शंकर जी और कमला जी का घर शहर के पुराने मोहल्ले में था। नाम था रामनगर कॉलोनी। ये कॉलोनी पुराने समय की याद दिलाती थी, जहां गलियां संकरी थीं, घर एक दूसरे से सटे हुए थे और हर घर की दीवारें पुरानी ईंटों से बनी हुई थीं, जो समय के साथ थोड़ी काली पड़ चुकी थीं। बाहर से देखने में घर साधारण सा लगता था। कोई भव्य दरवाजा नहीं, ना कोई आधुनिक पेंट, बस एक साधारण लोहे का गेट जो कई सालों से चरमराता रहता था। लेकिन अंदर से वो उनके लिए महल से कम नहीं था। हर कोना, हर दीवार, हर फर्नीचर उनकी जिंदगी की कहानी कहता था। कमला जी सुबह उठते ही घर की सफाई करती, हर चीज को अपनी जगह पर रखती ताकि वो पुराना घर हमेशा चमकता रहे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, शादी की, बच्चों के जन्म की, स्कूल के फंक्शन की, परिवार की छोटी छोटी खुशियों की। हर फोटो एक पूरी कहानी कहती थी, जैसे कोई पुराना खजाना जो बार बार निकाल कर देखा जाता हो। फ्रेम लकड़ी के पुराने थे, कुछ में कांच थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन कमला जी उन्हें कभी नहीं बदलती थीं। वे कहती थीं कि इन फोटोज में हमारी आत्मा बसी है। कमला जी अक्सर शाम को इन तस्वीरों के सामने बैठकर पुरानी यादों में खो जाती थीं। शाम की हल्की रोशनी कमरे में आती, वे चाय का कप हाथ में लेकर घंटों बैठी रहती। आंखें बंद करके वे उन दिनों को महसूस करती जब घर में हंसी गूंजती थी। आज भी जब मंजू के कटु शब्दों के बाद उनका मन उदास था, वे उसी कोने में बैठ गईं। सामने टंगी सबसे पुरानी तस्वीर थी,
उनकी शादी की। उस तस्वीर में कमला जी लाल जोड़े में सजी हुई थीं, घूंघट का पल्लू आंखों तक खींचा हुआ, लेकिन होठों पर एक शर्माती मुस्कान। शंकर जी उनके बगल में खड़े थे, सीना ताने, आंखों में गर्व। कमला जी उस तस्वीर को देखते ही आंखें नम हो जाती। वे हाथ बढ़ाकर फ्रेम को छूती और धीरे धीरे यादों का सिलसिला शुरू हो जाता। उस दिन की यादें अभी भी ताज़ा थीं, जैसे कल की बात हो। कमला जी की उम्र तब सिर्फ 19 साल थी। उनका बचपन एक छोटे से गांव में बीता था, जहां सुबह सुबह गायों की घंटियां बजती और शाम को मंदिर की घंटियां। पिता ने एक दिन बैठाकर कहा था, बेटी, घनश्याम परिवार बहुत अच्छा है। शंकर जी मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं, तुम्हें खुश रखेंगे। कमला जी को शादी का मतलब समझ भी नहीं आया था पूरी तरह। बस इतना पता था कि अब वे एक नए घर में जाएंगी, नई जिम्मेदारियां निभाएंगी। उनके मन में डर भी था, उत्सुकता भी। विवाह के दिन पूरा गांव जमा था। वे लाल जोड़े में सजी थीं, लहरिया साड़ी, सोने के गहने, माथे पर मंगलसूत्र की चमक। चेहरा घूंघट से ढका हुआ, लेकिन आंखों में उत्सुकता थी। चारों ओर शहनाई की धुन गूंज रही थी, फूलों की माला की महक हवा में फैली हुई थी। शंकर जी तब 26 के थे, लंबे कद के, गोरे रंग के, दाढ़ी साफ रखते थे। उनकी आंखें सीधी और ईमानदार थी। नौकरी प्राइवेट कंपनी में थी, एक छोटी सी इंजीनियरिंग फर्म में। वेतन ज्यादा नहीं था, बस 500 रुपये महीना, लेकिन वे ईमानदारी से काम करते थे। ऑफिस से लौटते तो थके होते, लेकिन कमला जी के लिए हमेशा एक मुस्कान लेकर आते। शादी के बाद कमला जी घर आई तो सास ने बड़े प्यार से गले लगाया, बेटी, अब ये तुम्हारा घर है, हम सब तुम्हारे हैं। कमला जी ने पहला दिन बहुत घबराहट में गुजारा। हाथ कांप रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनका स्वभाव इतना मधुर था कि जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। सुबह उठकर वे झाड़ू लगाती, चाय बनाती, सास के साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनती। शंकर जी को देखते ही उनकी आंखें शर्मा जाती। वे चुपचाप खाना परोसती और दूर से देखती। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आए। शाम को छत पर बैठकर बातें करते। शंकर जी कहते, कमला, तुम्हारी मुस्कान देखकर दिन अच्छा हो जाता है। कमला जी हंसकर जवाब देती, आप भी तो मेरे लिए सब कुछ है। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। कभी शंकर जी अपनी नौकरी की कहानियां सुनाते, कभी कमला जी गांव की यादें। रात को वे साथ साथ खाना खाते और एक दूसरे की थकान मिटाते। 2 साल बाद अजय का जन्म हुआ। छोटा सा बच्चा, गोल मटोल, गुलाबी चेहरा। घर में खुशियां छा गईं। पूरा मोहल्ला बधाई देने आया। कमला जी दिन रात उसके पास रहती, रात को जागकर दूध पिलाती, लोरियां गाती। शंकर जी ऑफिस से लौटते तो सबसे पहले बेटे को गोद में लेते, मेरा राजकुमार कहकर उसके माथे को चूमते। अजय की हंसी सुनकर घर गूंज उठता, लेकिन दुर्भाग्य ने जल्दी ही दस्तक दी। अजय को 3 साल की उम्र में पीलिया हो गया। उसकी आंखें पीली पड़ गईं, शरीर कमजोर। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, दवाइयाँ, इंजेक्शन, अस्पताल के चक्कर। कमला जी रात दिन उसके सिरहाने बैठी रहती, भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन बच नहीं सका। उस दिन घर में सन्नाटा छा गया। कमला जी रो रो कर बेहाल हो गईं। उनकी छाती फट रही थी। वे अजय के छोटे छोटे कपड़े छाती से लगाकर घंटों रोती रहीं। शंकर जी ने बाहर जाकर अकेले आंसू बहाए। वे दोनों एक दूसरे को सहारा देते रहे। कमला जी कहती, भगवान ने हमें क्यों लिया उससे? शंकर जी जवाब देते, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारा दूसरा बच्चा आएगा। वे रात भर जागकर एक दूसरे से बातें करते, यादें साझा करते। धीरे धीरे दर्द कम हुआ, लेकिन घाव हमेशा रह गया। और सच में 2 साल बाद विवेक आया। उसकी किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया। कमला जी उसे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को चूमती, गाने गाती। शंकर जी कहते, ये हमारा राजकुमार है। वे ऑफिस से लौटते तो सबसे पहले बेटे को गोद में उठाते और घूमते फिरते। विवेक की हंसी सुनकर कमला जी का चेहरा खिल उठता। फिर 3 साल बाद सुनीता आई, छोटी सी गुड़िया, आंखें कमला जी जैसी गहरी, नाक शंकर जी जैसी सीधी। सुनीता आते ही घर का खिलौना बन गई। विवेक उसे बहुत चिढ़ाता, कभी बाल खींचता, कभी खिलौना छीनता, लेकिन प्यार भी बहुत करता। उसे गोद में लेकर घुमाता। कमला जी और शंकर जी दोनों बच्चों को बराबर प्यार देते, कभी किसी को कम नहीं समझते। रात को दोनों बच्चों को साथ सुलाते, कहानियां सुनाते।
सुनीता की नन्ही उंगलियां कमला जी की साड़ी पकड़ लेती। विवेक स्कूल से आकर सबसे पहले माँ के पास दौड़ता। शंकर जी की नौकरी अच्छी चल रही थी। वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन वे बचत करते थे। हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ते। कमला जी घर संभालती, बच्चों को नहलाती धुलाती, साथ ही छोटी मोटी सिलाई कढ़ाई करके अतिरिक्त पैसे जोड़ती। पड़ोसियों के कपड़े सिलती, कढ़ाई करती। दोनों ने मिलकर बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अजय के जाने के बाद वे सोचते थे कि संतान को कभी कमी ना हो। विवेक को अच्छे स्कूल में डाला। सुबह स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर भेजते, शाम को पढ़ाई करवाते। सुनीता को भी घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं हुई। कमला जी कहती, हमारे पास पैसा कम है लेकिन प्यार बहुत है, यही बच्चों को चाहिए। वे लोटियां बनाती, दाल सब्जी पकाती, बच्चों को खिला खिलाकर खुश होती। शंकर जी शाम को बच्चों को पार्क ले जाते, झूला झुलाते। विवेक बड़ा हुआ तो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन स्वभाव थोड़ा जिद्दी। स्कूल में टीचर शिकायत करती कि वो बात नहीं मानता। शंकर जी उसे समझाते, बेटा मेहनत करो, जीवन में कुछ बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। विवेक सुनता, सिर हिलाता, लेकिन अपनी मर्जी का भी था। कॉलेज के बाद नौकरी लगी प्राइवेट कंपनी में, अच्छा वेतन। फिर उसकी शादी की बात चली। विवेक ने एक दिन घर आकर कहा, मैंने लड़की देख ली है, नाम मंजू है, बहुत अच्छी है। कमला जी और शंकर जी ने पूछा, कैसी है बेटा, परिवार कैसा है? विवेक ने कहा, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, तुम्हें बहुत मान देगी। कमला जी ने मन में सोचा कि बहू घर में खुशियां लाएगी। शंकर जी ने भी हामी भरी। शादी तय हुई। मंजू आई तो दिखने में सुंदर थी, गोरी लंबी, बातें भी मीठी। कमला जी को लगा कि घर में नई बहू से रौनक बढ़ेगी। शादी के दिन बहुत धूमधाम हुई, पूरा मोहल्ला जमा था। मंजू ने लाल साड़ी पहनी, मंगलसूत्र पहना, सबने आशीर्वाद दिया। कमला जी ने मंजू को गले लगाया और कहा, बेटी अब ये तुम्हारा घर है। शुरू के कुछ महीने सब ठीक चला। मंजू काम करती, हंसती बोलती, कमला जी के साथ रसोई में बैठकर बातें करती, शंकर जी को चाय बनाकर देती। लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी। कमला जी अगर कुछ कहती तो जवाब कड़वा देती। शंकर जी को देखकर मुंह बनाती। विवेक को भी कहती, तुम्हारे माँ बाप पुराने जमाने के हैं, मुझे समझ नहीं आता इनका। विवेक पहले तो समझाता, लेकिन बाद में चुप रहने लगा। मंजू का गुस्सा बढ़ता गया। वो कमला जी को रसोई में काम करने नहीं देती, कहती मैं कर लूंगी, तुम आराम करो। लेकिन जब कमला जी मदद करती तो झल्ला जाती, अरे मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, क्यों बीच में आती हो? उसकी आवाज तेज हो जाती, आंखें सिकुड़ जाती। कमला जी चुपचाप पीछे हट जाती। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। पहले जहां हंसी खुशी रहती थी, अब तनाव। कमला जी चुपचाप सब सहती। वे रात को शंकर जी से कहती, जी बहू का स्वभाव बदल गया है। शंकर जी कहते, सहन करो कमला, नई बहू है, समय लगेगा। लेकिन समय के साथ हालत और खराब हुई। मंजू अब खुले तौर पर अपमान करने लगी। सास को बुढ़िया कहती, ससुर को बूढ़ा, बच्चों को भी डांटती रहती। बच्चों के सामने भी कमला जी को डांटती। एक शाम की घटना याद आती है कमला जी को। विवेक ऑफिस से थका हारा लौटा, जूते उतारे, पानी पिया। मंजू ने आते ही शुरू कर दिया, देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ने फिर मुझे परेशान किया। ससुर जी बोले गरम रोटी चाहिए, जैसे मैं कोई होटल की नौकरानी हूँ, रोज नई फरमाइश। मैं क्या करूँ, घर संभालूं, बच्चों को देखूं या इनकी सेवा करूं? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। विवेक ने थक कर कहा, मंजू शांत हो जा, माँ ने बस इतना कहा होगा। मंजू चिल्लाई, शांत हो जाऊं? तुम हमेशा उनकी तरफ लेते हो। तुमने शादी से पहले कहा था, रोशनी डार्लिंग तुम मेरी रानी हो, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब देखो रानी की जगह नौकरानी बना दिया। मैं अकेले क्या क्या करूं? तुम्हारा काम, बच्चों का काम या इन बूढ़ों की फरमाइश? विवेक डरते डरते बोला, तुम गुस्सा क्यों करती हो? माँ से काम क्यों नहीं करवाती? वे तो दिन भर फ्री रहते हैं। मंजू ने आंखें निकालकर कहा, नहीं, मुझे उनका काम नहीं करना, ना उनसे काम करवाना। अगर तुम चाहते हो कि वे मेरे काम करें और मैं उनका, तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। आज मैं साफ कहती हूँ, या तो इनका चूल्हा अलग करो या मैं मायके चली जाऊंगी। फिर अकेले संभालना, बच्चों को, घर को और अपने बूढ़े माँ बाप को भी। विवेक चुप हो गया। उसकी आंखें नीची हो गई। वो जानता था कि मंजू का गुस्सा कितना तेज है। वो धीरे से बोला, ठीक है, मैं बात करता हूँ, शांत हो जा। लेकिन मंजू नहीं मानी। वो गुस्से में कमरे में चली गई, दरवाजा जोर से बंद किया। घर में सन्नाटा छा गया।
कमला जी ने सब सुना था। वे अपने कमरे में बैठी रो रही थीं। आंसू बह रहे थे, साड़ी का पल्लू भीग रहा था। शंकर जी ने उन्हें देखा। कमला, क्यों रो रही हो? हम क्या करेंगे? कमला जी ने सिसकते हुए कहा, जी, अब ये घर हमारा नहीं रहा। हमारा बेटा भी हमारी तरफ नहीं बोलता। बहू हमें नौकर समझती है। हमने क्या गलती की? शंकर जी ने गहरी सांस ली। हमने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार दिया, शायद यही गलती थी। लेकिन अब क्या करें? सहन करना पड़ेगा। वे पत्नी को सीने से लगाकर बैठे रहे। रात भर नींद नहीं आई। रात हो गई। घर में अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। कमला जी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वे सोच रही थी कैसे शुरू हुआ था ये सब, कैसे उनका छोटा सा परिवार इतना टूट गया। सुनीता की याद आई। वो तो दूर रहती थी, लेकिन फोन पर बात करती। उसकी आवाज सुनकर थोड़ी राहत मिलती। लेकिन विवेक, वो तो घर में रहता था, फिर भी इतना दूर। कमला जी आंखें बंद करके पुरानी यादों में खो जाती। अजय की हंसी, विवेक की पहली पढ़ाई, सुनीता का पहला कदम। लेकिन फिर मंजू की तेज आवाज याद आ जाती और दिल टूट जाता। अगली सुबह फिर वही दिन शुरू हुआ। मंजू बच्चों को स्कूल भेज रही थी। कमला जी चुपचाप रसोई में गईं, लेकिन मंजू ने देख लिया। अरे बुढ़िया, फिर रसोई में? मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। कमला जी चुप रहीं। उन्होंने सिर्फ पानी लिया और चली गईं। मन में दर्द था, यादें थीं, पुरानी खुशियां, बच्चों की हंसी, शंकर जी का साथ। अब सब दूर लग रहा था। वर्तमान का दर्द इतना गहरा था कि पुरानी यादें भी कड़वी लगने लगी। कमला जी ने मन में प्रार्थना की कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें। वे जानती थी कि धैर्य रखना ही रास्ता है, लेकिन दिल हर रोज टूट रहा था। अगली सुबह घर में पहले से अलग सा माहौल था। सूरज की पहली किरणें खिड़कियों से धीरे धीरे अंदर आ रही थीं, लेकिन उन किरणों में आज वो गर्माहट नहीं थी जो आमतौर पर घर को रोशन करती थी। घर के अंदर ठंडक और सन्नाटा दोनों ही असहनीय रूप से ज्यादा लग रहे थे। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनकही पीड़ा चारों ओर फैली हुई हो। कमला जी सुबह सुबह उठीं। उनकी आंखें रात भर की बेचैनी से लाल थीं। वे चुपचाप पूजा घर गईं, माथे पर तिलक लगाया, दिया जलाया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, आज जो भी हो हमें हिम्मत देना। पूजा करके जब वे लौटीं तो देखा कि मंजू पहले से ही रसोई में थी। गैस की आंच जल रही थी, चाय का बर्तन चढ़ा हुआ था और मंजू बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसकी हरकतें तेज थीं, जैसे वो जानबूझकर सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही हो ताकि कोई बीच में ना आए। विवेक अभी तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। वो शर्ट की बटन लगाते हुए आईने के सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा उदास और गंभीर था। कमला जी चुपचाप अपने कमरे में गईं। शंकर जी अभी सो रहे थे, लेकिन उनकी नींद हल्की थी। कमला जी ने धीरे से उनका कंधा हिलाया। शंकर जी की आंखें खुली। वे तुरंत उठकर बैठ गए और पत्नी के चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या हुआ कमला, रात भर नींद आई क्या? उनकी आवाज में गहरी चिंता थी। कमला जी ने सिर हिलाया। नहीं जी, नींद कहाँ आई, सब कुछ सोचती रही, बेटे की बातें, बहू के शब्द, सब कुछ मन में घूमता रहा। शंकर जी ने उनका हाथ थामा। उनकी हथेली गर्म थी, लेकिन कमला जी की उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आज जो होना है होने दो, हम दोनों साथ हैं, बस इतना काफ़ी है। भगवान ने हमें एक दूसरे का साथ दिया है, यही सबसे बड़ी ताकत है। कमला जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने आंसू रोक लिए। दोनों ने खुद ही चाय बनाई। पुराने गैस चूल्हे पर छोटा सा बर्तन रखा, चाय पत्ती डाली, दूध डाला और चुपचाप पी ली। चाय का स्वाद कड़वा लग रहा था, लेकिन वे चुपचाप पीते रहे। बाहर से मंजू की तेज आवाज आई, बच्चों को तैयार करो, जल्दी स्कूल जाना है, देर हो रही है। विवेक ने बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार किया, बैग पैक किया, जूते पहनाए और मंजू से बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूं, शाम को बात करते हैं। मंजू ने बिना मुड़कर देखे बर्तन मांजते हुए कहा, हाँ जाओ जाओ, लेकिन याद रखना जो मैंने कहा है वही होगा, कोई बदलाव नहीं। विवेक चुपचाप सिर झुकाकर घर से निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज घर में गूंज गई। समय बीतता गया। सुबह का व्यस्त समय खत्म हुआ। बच्चे स्कूल चले गए। घर में फिर सन्नाटा छा गया। कमला जी और शंकर जी अपने कमरे में बैठे रहे। कमला जी सिलाई मशीन पर कुछ पुराने कपड़े सिल रही थीं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। शंकर जी अखबार खोलकर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें शब्दों पर नहीं टिक रही थीं। दोपहर के करीब 12 बजे विवेक घर लौटा।
उसका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई भारी बोझ ढो रहा हो। वो जूते उतारकर अंदर आया। मंजू ने उसे देखते ही व्यंग्य से कहा, आ गए जी महाराज, अब क्या फैसला किया? उसकी आवाज में तीखापन था। कमला जी और शंकर जी अपने कमरे में थे, लेकिन पतली दीवारों की वजह से हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। विवेक ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला सुनाने जा रहा हो। उसने कहा, मंजू, मैंने सोच लिया है, तुम्हारी बात मानता हूं। आज से इनका चूल्हा अलग होगा। मंजू की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से भर गई, लेकिन खुद को संभाला और बोली, अच्छा किया जी, अब तो घर में थोड़ा सुकून आएगा। अब मैं अकेली सब संभालूंगी। विवेक ने कहा, लेकिन माँ बाप को कैसे बताऊं ये बात? मंजू ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे क्या मुश्किल है, सीधे जाकर बोल दो कि अब से तुम लोग अलग रहोगे, अलग खाना बनाओगे, अलग बर्तन इस्तेमाल करोगे। इतना आसान है। विवेक ने सिर झुकाया। उसकी आंखें नीची थीं। वो धीरे से बोला, ठीक है, मैं जाता हूं। उसने गहरी सांस ली और कमला जी शंकर जी के कमरे की ओर बढ़ा। विवेक कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। कमला जी सिलाई कर रही थीं, शंकर जी अखबार पढ़ रहे थे। विवेक ने धीरे से कहा, माँ, बापूजी, एक बात कहनी है। कमला जी ने सिलाई नीचे रखी और मुस्कुराकर कहा, आजा बेटा, बैठ, क्या बात है? उनकी मुस्कुराहट में अभी भी ममता थी। उम्मीद थी कि शायद बेटा कुछ अच्छी बात कहने आया हो। विवेक अंदर आया, लेकिन बैठा नहीं। वो खड़ा रहा, जैसे खड़े रहकर ही बात कह पाएगा। उसने कहा, माँ, बापू, तुम दोनों को अब से अलग चूल्हा करना होगा। कमला जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनके दिल पर चाकू चला दिया हो। शंकर जी का अखबार हाथ से छूट गया और फर्श पर गिर पड़ा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। कमला जी की आवाज कांप रही थी, बेटा, ये क्या कह रहा है तू? इस उम्र में हम लोगों को अलग चूल्हा? उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे रोने लगी। शंकर जी ने गुस्से से कहा, विवेक, तू होश में है क्या? हमने तुझे क्या दिया है कि तू हमें ऐसा कह रहा है? हमने सारी जिंदगी तेरी परवरिश में लगा दी, तेरी पढ़ाई, तेरी शादी, सब कुछ। अब बुढ़ापे में तू हमें अलग कर रहा है? उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। विवेक ने ठंडे लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मंजू ने फैसला किया है, कल से वो तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी। और वैसे भी इस उम्र में तुम्हारा खर्चा ही क्या है, बस राम नाम जपो। फिर उसने मंजू की तरफ देखकर बोला, मंजू, पुराने बर्तन और थोड़ा सामान इनको दे देना, फिलहाल यही काफी होगा, बाद में देखेंगे। कमला जी रोते रोते बोली, बेटा, हमारा क्या कसूर है? हमने तो कभी बहू को तंग नहीं किया, हम तो बस थोड़ी सी गर्म रोटी मांगी थी। विवेक ने कहा, बस अब काफी हुआ, तुम लोग चुप रहो। उसने मंजू का हाथ पकड़ा और दोनों कमरे से बाहर चले गए। पीछे रह गए कमला जी और शंकर जी। दोनों की आंखों में आंसू थे। कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। शंकर जी ने उन्हें सीने से लगाया और बोले, कमला, रो मत, हम दोनों हैं ना, भगवान सब देख रहा है। लेकिन कमला जी का रोना नहीं रुका। वे बार बार कह रही थीं, हमारा इकलौता बेटा हमें ऐसा कह रहा है, हमने क्या गलती की? कुछ देर बाद मंजू ने कुछ पुराने बर्तन, 2 प्लेट, 2 कटोरी, एक छोटा तवा, एक पुराना सिंगल बर्नर चूल्हा, थोड़ा आटा, चावल, दाल, सब एक पुरानी बाल्टी में डालकर उनके कमरे में पटक दिए। बाल्टी जोर से फर्श पर गिरी। मंजू ने कहा, लो, अब खुश हो जाओ, अपना खाना खुद बनाओ, और हाँ, ज्यादा शोर मत करना, बच्चों को डिस्टर्ब होता है। वो चली गई। कमला जी ने उन बर्तनों को देखा, पुराने, घिसे हुए, कुछ में दरारें। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शंकर जी ने कहा, कमला, उठो, अब क्या करेंगे? रोने से क्या होगा? हमने जीवन भर मेहनत की है, अब भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। कमला जी ने आंसू पूछे और बोली, जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन दिल टूट गया है। अगले दिन से दोनों ने अपना छोटा सा चूल्हा अलग शुरू किया। कमला जी सुबह उठकर चुपके से रसोई में जाती, लेकिन मंजू पहले से वहां होती। वो गैस जलाए रखती, बर्तन मांजती, जैसे कमला जी को आने ही ना देना चाहती हो। कमला जी चुपचाप वापस लौट आईं। फिर शाम को जब मंजू बाजार या बाहर कहीं जाती, तब वे जल्दी जल्दी रोटियां बनाती। शंकर जी मदद करते, आटा गूंथते, तवा गरम करते, लेकिन ये सब छिप छिपाकर करना पड़ता। घर में अब 2 रसोई चल रही थी, एक मंजू की जिसमें नए बर्तन, नई गैस, अच्छी सब्जियां, दूसरी कमला जी की, पुराने बर्तन, थोड़ा सा सामान और बहुत सारा दर्द।
लेकिन मंजू का अपमान यही नहीं रुका। वो हर छोटी बात पर कमला जी को तंग करती। एक दिन कमला जी ने कपड़े धोए, साड़ियाँ, शर्ट सब अच्छे से साबुन लगाकर आंगन में रस्सी पर सुखाए। कपड़े धूप में अच्छे से सूख रहे थे। तभी मंजू अपनी बाल्टी लेकर आई। उसने कमला जी के सारे कपड़े रस्सी से नीचे फेंक दिए। कपड़े धूल में गिर गए। मंजू बोली, ए बुढ़िया, अभी तो मैंने कपड़े धोए हैं, पूरी रस्सी तू घेर लेगी तो मैं अपने कपड़े कहाँ सुखाऊं? कमला जी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप गिरे कपड़े उठाए, फिर से धोए और छत पर जाकर सुखा दिए। वे जानती थीं कि बहस करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ दर्द बढ़ेगा। अगले दिन कमला जी टंकी पर बर्तन धो रही थी, थोड़े से पुराने बर्तन। मंजू दौड़कर आई और बोली, हट बुढ़िया, पहले मुझे धोने दे। कमला जी ने नम्रता से कहा, बहू तू तो सिंक में धो सकती है, मुझे यहाँ धोने दे। मंजू ने मुंह बनाकर कहा, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ जो तेरे इशारे पर नाचूं, जहाँ तू बोले वहां बर्तन धोऊं। कमला जी चुप हो गईं। गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने पी लिया। वे समझती थीं कि ऐसे लोगों से बहस करने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। मंजू की ये आदत बन गई थी। अगर कमला जी कपड़े धोती तो मंजू भी तुरंत धोने लगती। अगर बर्तन धोती तो मंजू बीच में आ जाती, जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो। कमला जी को लगता जैसे मंजू उन्हें हर काम में हराना चाहती है। कमला जी चुपचाप सब सहती। शंकर जी देखते तो कहते, कमला छोड़ दे इन बातों को, लेकिन कमला जी का दिल रोज टूटता। कुछ दिनों में दिया हुआ सामान खत्म हो गया, डिब्बे खाली हो गए। कमला जी ने शंकर जी से कहा, जी अब डिब्बे खाली हो गए, ना आटा बचा न चावल। शंकर जी ने कहा, कमला अगर वे हमें इतना ख्याल रखते तो अलग क्यों करते? कमला जी बोली, लेकिन विवेक ने कहा था खर्चे के पैसे देगा, चलिए उनसे बात करते हैं। शंकर जी ने कहा, ठीक है, तो जाकर बोल दे। शाम को विवेक आया। कमला जी ने धीरे से कहा, बेटा हमारा सारा राशन खत्म हो गया, या तो थोड़ा सामान दिलवा दो या पैसे दे दो, मैं खुद ले आऊंगी। विवेक ने अपमानजनक लहजे में कहा, इतनी जल्दी खत्म कर दिया इतना सारा सामान? समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी। पैसे चाहिए मौज के लिए, मेरे पास तुम्हारी अय्याशी के लिए पैसे नहीं हैं। और मंजू अब एक दाना भी नहीं देगी। अब मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, ऑफिस से आया हूँ, चैन से सांस लेने दो। कमला जी के आंसू छलक पड़े। वे कुछ बोल नहीं पाईं। रोते रोते कमरे में आईं और शंकर जी को सारी बात बताई। शंकर जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, कमला चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बाहर कुछ काम ढूंढ लूंगा, भूखे नहीं मरेंगे। कमला जी बोली, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। शंकर जी ने कहा, जब तक जीवित हूं ऐसे भूखे नहीं मर सकते, कल देखता हूं कुछ तो हाथ लगेगा। रात को दोनों ने बचा हुआ खाना खाया। कमला जी ने शंकर जी को खिलाया। दोनों सो गए, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह शंकर जी उठे। कमला जी ने मना किया, मत जाओ जी, लेकिन शंकर जी ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। वे घर से निकले, लेकिन भूख और कमजोरी से गली पार करते ही चक्कर आया और वे गिर पड़े। मोहल्ले के कुछ लड़कों ने देखा, उन्हें उठाकर घर लाए। कमला जी ने पति को देखा तो घबरा गईं। पानी पिलाया, रोते हुए कहा, मैंने मना किया था, आपने नहीं माना, अगर कुछ हो जाता तो? शंकर जी कुछ बोल नहीं पाए। कमला जी ने उन्हें लिटाया और कहा, थोड़ी देर आराम करो, तबीयत संभलते ही पड़ोस के क्लिनिक ले चलूंगी। थोड़ी देर बाद कमला जी ने शंकर जी को सहारा देकर क्लिनिक पहुंचाया। डॉक्टर ने देखा और कहा, चाचा जी को दवाई नहीं, अच्छा खाना चाहिए। दांत नहीं है, खाना ठीक से नहीं खा पाते, इसलिए कमजोरी है। फिलहाल ताकत की कैप्सूल देता हूँ, दांत लगवा लीजिएगा। कमला जी ने सोचा पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन पहले शंकर जी को घर लाईं। फिर कमला जी विवेक से पैसे मांगने गईं। विवेक ने साफ मना कर दिया। उस दिन वो परिवार सहित 5 दिन की ट्रिप पर निकल गया। कमला जी और शंकर जी घर में अकेले रह गए, भूख और दर्द के साथ। लेकिन उसी शाम नेहा यानी सुनीता और विक्रम आए। वो 1 साल बाद मिलने आए थे। पीहू भी साथ थी। कमरे में घुसे तो माँ बाप की हालत देखकर स्तब्ध रह गए। सुनीता रो पड़ी। पीहू ने नानी को गले लगाकर रोया। कमला जी और शंकर जी भी रो पड़े। सारी बात बताई। सुनीता और विक्रम को इतना गुस्सा आया कि अगर मंजू विवेक सामने होते तो मार डालते। सुनीता ने कहा, अब और नहीं सहेगी। उन्होंने फैसला किया कि ट्रिप से पहले माँ बाप को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कमरे के आगे छोटा शटर लगवाया और कमला कॉस्मेटिक नाम से छोटी दुकान खुलवा दी। कहा, माँ बाबूजी अब अपना काम करो, हमारी चिंता मत करो। वे चले गए। सूरज की किरणें धीरे धीरे ढलान पर चढ़ रही थीं, जब विवेक और मंजू अपनी छोटी सी कार में सड़क पर दौड़ते हुए घर की ओर लौट रहे थे। 5 दिनों की छोटी सी ट्रिप जो पहाड़ी इलाके में बिताई गई थी, उनके चेहरों पर थकान की हल्की परत चढ़ाए हुए थी। विवेक ड्राइविंग सीट पर बैठा था,
उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई, लेकिन मन में घर की चिंताएं घूम रही थीं। मंजू उसके बगल में बैठी थी, फोन स्क्रॉल करती हुई, कभी कभी खिड़की से बाहर झांककर हरी भरी खेतों को निहारती। वे दोनों महाराष्ट्र के एक छोटी से कस्बे में रहते थे, जहां जीवन की गति धीमी थी लेकिन रिश्तों की उलझनें गहरी। विवेक एक साधारण क्लर्क था जो सरकारी दफ्तर में काम करता था, और मंजू एक गृहिणी जो कभी कभी पड़ोसियों के साथ गपशप में समय बिताती। लेकिन ये ट्रिप उनके लिए एक छोटा सा ब्रेक था, जो दादा दादी यानी शंकर जी और कमला जी के साथ रहने की थकान से राहत देने के लिए लिया गया था। कार जब घर के मोहल्ले में घुसी तो हवा में एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें सजी हुई थीं, एक सब्जी की ठेली, एक चाय की दुकान, और बीच में वो छोटी सी दुकान जो कभी शंकर जी और कमला जी की जिंदगी का केंद्र बिंदु रही थी। विवेक ने कार को धीरे से रोका, इंजन की आवाज थम गई। दोनों ने बाहर झांका। वो दुकान जो बीमारी के बहाने बंद बताई गई थी, खुली हुई थी। शटर ऊपर सरका हुआ था और बाहर एक नया सा बोर्ड चमक रहा था, कमला कॉस्मेटिक्स। अक्षरों में सुनहरी किनारी थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अंदर कमला जी की झुर्रियों भरी लेकिन मजबूत काया दिखाई दे रही थी। वे सफेद साड़ी में लिपटी हुई धीरे धीरे शेल्फ पर क्रीम की बोतलें सजा रही थी। उनके हाथों में हल्की सी कांप थी, उम्र की देन, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी जो सालों की मेहनत से आती है। बाहर शंकर जी एक पुराने लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, ग्रे रंग की कुर्ता पायजामा में। उनके चेहरे पर दाढ़ी की सफेदी उभर आई थी, लेकिन आवाज में वही जोश था। वे एक ग्राहक जो पड़ोस की एक बूढ़ी औरत थी से बात कर रहे थे। हाँ जी, ये वाली क्रीम आपकी स्किन के लिए बिल्कुल फिट है। देखिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। विवेक और मंजू के चेहरों पर हैरानी की लकीरें खिंच गईं। विवेक का मुंह खुला रह गया, जैसे कोई सपना टूट गया हो। मंजू की आंखें सिकुड़ गईं, भौहें तन गईं। वे दोनों कार से उतरे, चुपचाप दुकान के पास पहुंचे। हवा में कॉस्मेटिक्स की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, गुलाब की, चंदन की। मंजू ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसके मन में एक आग सी सुलग रही थी जो बाहर से दिखाई न दे रही थी, लेकिन अंदर ज्वाला भड़क रही थी। ये लोग, ये बूढ़े, बीमारी का नाटक करके 5 दिन में ही। उसके दिमाग में शब्द घूम रहे थे। विवेक ने धीरे से कहा, चलो अंदर चलें, शायद कुछ तो पता चले। लेकिन मंजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कड़ी हो गईं। देखा विवेक, देखा ना, ये बूढ़े अभी भी कितना दम रखते हैं। हम 5 दिन बाहर थे, फोन पर रो रो कर कह रहे थे कि बीमार हैं, दुकान बंद है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, और देखो ये क्या कर रहे हैं। नई दुकान खोल ली, बोर्ड तक लगाया, कमला कॉस्मेटिक्स। हाँ, जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्टअप हो। विवेक ने सिर खुजाया, थोड़ा असहज महसूस करते हुए। वो जानता था कि मंजू का गुस्सा आसानी से शांत नहीं होता। शायद सुनीता ने मदद की होगी, वो तो पड़ोस में ही रहती है ना, आ गई होगी देखने। सुनीता उनकी पुरानी पड़ोसिन थी जो कभी कभी कमला जी की मदद करती, लेकिन मंजू को ये बात पसंद न आई। उसने पैर पटका जोर से, जैसे जमीन पर ठोकर मार रही हो। धूल उड़ी। सुनीता, अरे ये बहाने मत बनाओ। अगर ये इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं जवान हूँ, एनर्जी से भरी हुई, मुझे भी वैसे ही दुकान खुलवा दो, ठीक उनके सामने। देखूंगी कौन ग्राहक किस तरफ जाता है। विवेक ने पहले तो मना किया। मंजू, ये क्या पागलपन है, हमारा घर पहले से ही टेंशन में है, दादा दादी के साथ रहना मुश्किल हो रहा है, अब ये कंपटीशन, सोचो परिवार में फूट पड़ जाएगी। लेकिन मंजू की जिद के आगे वो हार गया। उसकी आंखों में वही जुनून था जो विवेक को शादी के शुरुआती दिनों में आकर्षित करता था, लेकिन अब डराने लगा था। अगले हफ्ते विवेक ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। एक छोटी सी दुकान, ठीक कमला कॉस्मेटिक्स के सामने। बोर्ड पर लिखा रोशनी कॉस्मेटिक्स। मंजू का नाम रोशनी था, लेकिन वो हमेशा मंजू कहलाती। ये नाम उसकी नई महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, रोशनी जो अंधेरे को चीर देगी। दुकान खुलते ही मंजू ने अपना खेल शुरू किया। सुबह सुबह वो दुकान सजाती, शेल्फ पर रंग बिरंगी क्रीम, लिपस्टिक, शैम्पू की बोतलें रखती। उसकी साड़ी हमेशा चटकीले रंग की होती, चेहरे पर हल्का मेकअप ताकि ग्राहक आकर्षित हों। जो भी ग्राहक कमला जी की दुकान की तरफ जाते, मंजू उन्हें रोक लेती। उसकी आवाज मीठी होती, जैसे शहद की बूंदें टपक रही हों। अरे बहन जी, इधर आइए ना, मेरी दुकान पर देखिए, लेटेस्ट वैरायटी है, सब ओरिजिनल है, सीधे कंपनी से आया। सामने वाली दुकान पर तो नकली सामान बिकता है, सावधान रहिएगा। आप मेरे पास आइए, हिमालय, पॉन्ड्स, गार्नियर सब मिलेगा, डिस्काउंट भी दूंगी, स्पेशल ऑफर। वो चालाकी से ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेती, कभी हाथ पकड़कर अंदर ले जाती, कभी सैंपल देकर ट्राई करवाती। कमला जी दूर से देखती,
उनकी आंखों में दर्द झलकता, लेकिन मुंह पर कुछ न कहती। वे जानती थी कि जिद्दी बहू है, लेकिन परिवार का बंधन उन्हें चुप रखता। धीरे धीरे कमला जी की दुकान पर आने वाले ग्राहक कम होने लगे। पहले 10-12 आते थे, अब 2-4। मंजू खुश होती। शाम को दुकान बंद करके घर आती तो चेहरे पर विजयी मुस्कान। अब देखो विवेक, बुढ़िया कितना घमंड करती थी, हमारी दुकान सबसे अच्छी, हमारा सामान बेस्ट। अब देखो ग्राहक मेरे पास आ रहे हैं। आज तो 30 कस्टमर आई, 2000 की सेल हुई। वो सोचती, मन ही मन हंसती। उसका दिल गर्व से फूल रहा था। लेकिन ये खुशी क्षणिक थी, क्योंकि लालच ने धीरे धीरे उसके कदम मोड़ने शुरू कर दिए। मंजू ने सस्ते में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली और एक्सपायर्ड सामान लाना शुरू कर दिया। पहले तो छोटे मोटे सप्लायर से सस्ता माल मंगवाती। ये तो वैसा ही लगेगा, वो खुद को समझाती। लेकिन हकीकत में बोतलें पुरानी होती, डेट एक्सपायर हो चुकी होती। वो सस्ता माल खरीदकर महंगा बेचती, दुगना कभी 3 गुना प्रॉफिट। पहले तो ग्राहकों को पता नहीं चला, वे खुश होकर चले जाते, घर जाकर इस्तेमाल करते। लेकिन कुछ दिनों बाद शिकायतें शुरू हो गई। मोहल्ले की शांति नाम की एक औरत, जो मध्यम आयु की थी, पति के साथ रहती, 2 बच्चों की माँ, वो रोज बाजार जाती और मंजू की दुकान पर रुक गई थी क्योंकि डिस्काउंट का लालच था। उसने एक छोटी सी ट्यूब मेहंदी खरीदी थी, काली चमकदार। ये तो ओरिजिनल लग रही है, शांति ने सोचा। अगले दिन जब उसने बालों में लगाई तो सुबह उठी तो सिर पर खुजली और बाल झड़ने लगे। पहले तो सोचा एलर्जी होगी, लेकिन शाम तक एक मुट्ठी बाल नाले में। वो गुस्से से लाल हो गई। अगली सुबह वो दुकान पर पहुंची, हाथ में वो ट्यूब लहराती हुई। ओ रोशनी मैडम, तेरी मेहंदी ने मेरे बाल गंजे कर दिए। एक रात में कितने बाल झड़ गए, देख, मेरी उम्र ही क्या बची है और तूने मेरी खूबसूरती ही छीन ली। उसकी आवाज सड़क पर गूंज रही थी। मंजू ने पहले तो मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर घबराहट हो रही थी। अरे शांति जी, क्या कह रही हो? मैं तो ओरिजिनल सामान रखती हूँ। ये किसी और चीज से हुआ होगा, शायद पानी खराब या तुम्हारी स्किन सेंसिटिव। लेकिन शांति मानी नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। डुप्लीकेट सामान बेचती है और गलती भी नहीं मानती। मैं मोहल्ले को बुलाती हूँ, सबको बताऊंगी। शांति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। रेनू, बिमला, रूबी, सब आओ, देखो इस रोशनी की सीना जोरी। नकली सामान बेच रही है, लोगों की सेहत खराब कर रही है। आवाज सुनकर लोग जमा होने लगे। पहले पड़ोसी औरतें, फिर बच्चे, पुरुष। सड़क पर भीड़ लग गई। कई और औरतें आईं, अपनी अपनी शिकायतें लेकर। एक ने कहा, मेरी क्रीम से मुहासे हो गए, चेहरा जल गया, देखो ये दाग। दूसरी बोली, बाल काले करने वाली डाई से बाल और सफेद हो गए, पैसे बर्बाद। सब ने पैसे वापस मांगे। मंजू घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना छूट रहा था। वो बोली, सब झूठ बोल रहे हो, मेरे सामान में कुछ नहीं, मैंने तो कंपनी का ही मंगवाया। लेकिन लोग नहीं माने। हंगामा बढ़ गया। कुछ ने सामान फेंक दिया, बोतलें टूट गईं, क्रीम सड़क पर फैल गई। आखिरकार मंजू को झुकना पड़ा। उसने अलमारी से पैसे निकाले, सबको वापस किए। लोग चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए बदनामी का धब्बा। अब मंजू की दुकान पर कोई नहीं आता था, चिड़िया का बच्चा भी नहीं। शटर नीचे रहता और मंजू अकेले बैठी उदास। उसका सपना टूट चुका था। उधर कमला जी की दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे। उनका सामान हमेशा ओरिजिनल होता था, वे कभी नकली नहीं बेचती थी। सालों की ईमानदारी अब फल दे रही थी। ग्राहक कहते, माँ जी, आपका सामान अच्छा है, भरोसा है, सामने वाली ने तो धोखा दिया। कमला जी मुस्कुराती, चाय का कप थमाती, बेटी धन्यवाद, बस यही तो हमारा धंधा है, विश्वास का। शंकर जी बाहर बैठे अखबार पढ़ते, लेकिन आंखें ग्राहकों पर। उनकी दुकान फिर से जीवंत हो गई। मंजू दूर से देखती रह जाती, उसकी आंखों में जलन, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसकी सेल 0 हो गई। खर्चे बहुत थे, घर का किराया, बच्चों की फीस, विवेक का पैसा, सब दबाव बना रहा था। रातें कटती, नींद ना आती। मंजू सोचती, अब क्या करूं, ये सब कैसे संभालूं? फिर एक रात फैसला हो गया, कमला जी से पैसे मांगने का। वे तो अमीर हैं, दुकान चला रही हैं, थोड़ा उधार लूंगी, लौटा दूंगी। एक शाम सूरज डूबते ही कमला जी के पास पहुंची। उसका चेहरा उदास था, आंखें नम, साड़ी सादी, जैसे गरीबी का नाटक। माँ जी, थोड़े पैसे दे दो, 10 दिन के वादे पर, दुकान का सामान लाना है, वरना सब बंद हो जाएगा। कमला जी ने पहले मना किया, बेटी हमारे पास भी तो सीमित है, खुद की दुकान चलानी है। लेकिन मंजू रोने लगी,
आंसू बहने लगे, हाथ जोड़ लिए। माँ जी प्लीज, बच्चे भूखे सोएंगे, विवेक की सैलरी कम है। कमला जी का दिल पिघल गया, उनकी आंखें भर आईं। अच्छा बेटी ले लो, लेकिन वादा निभाना। उन्होंने अलमारी से 20,000 रुपए निकाले, गिन गिन कर दिए। शंकर जी ने मना किया, कमला ये क्या कर रही हो, पहले ही परेशानी है। लेकिन कमला जी ने कहा, बहू है जी, थोड़ा सहारा दें, परिवार है। मंजू ने पैसे लिए, सिर झुकाकर चली गई। लेकिन 10 दिन बीत गए, 15, 20, पैसे नहीं लौट आए। कमला जी ने पूछा, बहू पैसे कब दोगी, सामान लाना है। मंजू ने नाक मुंह बनाया गुस्से से, बुढ़िया तूने भी हद कर दी, मैं कौन सी तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ। एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर से बार बार पैसे मांगती है, मिल जाएंगे जब तेरा बेटा देगा। कमला जी बोली, मैंने तो पहली बार मांगा है। मंजू ने कहा, ओ बुढ़िया तेरे तो पर निकल आए हैं, ज्यादा बोलने लगी है, जरा सा काम चलते ही आह लेने लगी, तू कभी फल फूल नहीं पाएगी। कमला जी चुपचाप कमरे में चली गई। रात हो गई, उन्होंने खाना बनाया, दाल चावल सब्जी। शंकर जी से कहा, जी क्या जीवन है, बेटा कभी पूछता नहीं, पैसे नहीं देता, अब हमारे पैसे भी नहीं लौटाता। शंकर जी बोले, आजकल की संतानें ऐसी ही हैं, कल इनकी संतान क्या करेगी सोचो, और अगर अब तूने एक पैसा भी दिया तो मुझे बुरा लगेगा। कमला जी बोली, जी आगे से ध्यान रखूंगी। अगली सुबह दोनों दुकान पर गए तो देखा दुकान के बाहर ढेर सारा कूड़ा पड़ा था, प्लास्टिक के थैले, सब्जियों के छिलके, गंदा पानी, बदबू आ रही थी, मक्खियां भिनभिना रही थीं। कमला जी का चेहरा काला पड़ गया। शंकर जी ने नाक दबाई, ये क्या, कौन सा हरामी। उन्होंने बहुत मुश्किल से साफ किया, झाड़ू लगाई, पानी डाला, धूप बत्ती जलाई, घंटों लगा। मंजू ने दूर से देखा और मन ही मन हंसी, क्योंकि कूड़ा उसने ही रात में डाला था, अंधेरे में चुपके से, बैग भरकर। वो रोज ऐसा कुछ न कुछ करती, कभी दुकान का ताला खराब कर देती, कभी बोर्ड पर स्याही से कुछ लिख देती, ताकि सास ससुर परेशान रहें। उसका दिल संतुष्ट होता, लेकिन अंदर खोखला। रात को डिनर के समय कमला जी ने फिर पैसे मांगे, बहू आज तो दे दो, कल सामान लाना है। मंजू फट पड़ी, गुस्से से लाल हो गई, प्लेट फेंक दी। तू फिर कितनी बार कहूं, पैसे नहीं हैं। कमला जी को भी गुस्सा आया, मैंने पैसे मांगकर क्या पाप किया जो इतना भड़क रही है। आवाजें सुनकर शंकर जी बाहर आए, बहू थोड़ी लाज रख लिया कर, तेरी सास है, माँ ही होती है। मंजू और भड़क गई, माँ, अरे हाँ ये माँ नहीं डायन है, जो थोड़े पैसे देकर भी मांगी जाती है। शंकर जी क्रोधित हो उठे, उनके चेहरे की नसें तन गई। उन्होंने कमला जी का हाथ पकड़ा और कमरे में ले आए। इतने में विवेक आ गया। मंजू ने पैर पटके और कमरे में चली गई। विवेक उसके पीछे गया। शंकर जी बोले, कमला मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अनर्थ हो जाएगा। देवी समान सास को डायन बोल रही है, मेरा हाथ उठ जाएगा। कमला जी बोली, अच्छा हुआ आप मुझे ले आए, ये बहुत बदतमीज है, बड़ों का सम्मान नहीं जानती, चलिए खाना खा लीजिए। शंकर जी बोले, तुम नहीं खाओगी क्या? कमला जी बोली, भूख नहीं है। शंकर जी बोले, जो तुमने खाया वही मैं खाऊंगा। दोनों ने खाना खाया, ठंडा हो चुका लेकिन प्यार से, और सो गए। उधर मंजू सो नहीं रही थी, वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, मन में बदले की आग। बूढ़ों को सबक सिखाऊंगी, बहुत घमंड आ गया है, जब से दुकान चली है तब से और घमंड, मैं इनका घमंड चूर चूर करूंगी। रात के 2 बज गए, घड़ी की सुई धीरे चली। वो चुपके से कमरे से निकली, पैरों में मोजे पहने, आवाज ना हो। कमला जी और शंकर जी के कमरे में झांका, दोनों सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे, गहरी नींद में। मंजू धीरे धीरे अंदर घुसी, हृदय की धड़कन तेज। अलमारी खोली, पैसे नहीं। फिर नजर दीवार पर टंगे थैले पर पड़ी, पुराना, धूल भरा। उतारा, अंदर छोटा थैला, खोला तो 20,000 रुपए, नोटों की गड्डी। उसकी आंखें चमक उठी, हाथ कांपे, लेकिन पकड़ लिया। थैला लेकर चुपके से बाहर आई, अपने कमरे में छिपा दिया, बिस्तर के नीचे, और सो गई, अपराध बोध के बिना। सुबह सूरज की पहली किरणें कमरे में घुसीं। कमला जी उठी, थैला उठाया, खाली, पैसे गायब। दोनों घबरा गए, बार बार चेक किया, अलमारी, बक्से, हर जगह। पसीने छूट गए। कमला जी बोली, मेहनत की कमाई थी, साल भर की। शंकर जी बोले, रोशनी के अलावा और कौन, रात उसकी आवाज सुनी थी। दोनों विवेक के कमरे में गए। विवेक जाग रहा था,
आंखें मलता। मंजू सो रही थी, नाटकीय रूप से। विवेक ने कहा, क्या बात है सुबह सुबह? शंकर जी बोले, तुम्हारी पत्नी ने चोरी की है, हमारे पैसे निकालो। विवेक चिल्लाया, जुबान संभालो, क्या बोल रहे हो? मंजू उठी, नाटक करते हुए, क्या हुआ? कमला जी बोली, हमारे पैसे चुराए हैं। मंजू ने गुस्से में हाथ उठाया। शंकर जी ने पकड़ लिया। विवेक बोला, तलाशी ले लो, अगर नहीं मिले तो देखना। मंजू अलमारी के सामने अड़ी रही। विवेक ने खींचा, जबरदस्ती। अलमारी खोली, थैला मिल गया। विवेक स्तब्ध। मंजू की आंखें झुक गईं। कमला जी बोली, ये क्या है बेटा, तेरी पत्नी ने चोरी की। विवेक ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने इसका दिमाग खराब किया, हो सकता है तुमने ही थैला रखा हो। मंजू ने कहा, हाँ, रात भर मुझे ताने दे रहे थे। विवेक बोला, निकलो मेरे कमरे से। अचानक शंकर जी का गुस्सा फट पड़ा, सालों का दबा क्रोध। उन्होंने कोने से डंडा उठाया, पुराना, लकड़ी का, और दोनों पर प्रहार किया। निकलो मेरे घर से। कमला जी भी डंडा लेकर शामिल हो गईं। उनकी आंखों में आंसू, लेकिन हाथ मजबूत। हमारा घर, हमें निकालोगे? हम बताते हैं तुम्हें। दोनों ने मारना शुरू किया, हल्के प्रहार, लेकिन दर्द भरे। विवेक और मंजू चिल्लाए, आई मम्मी, आई बाबूजी। लेकिन शंकर जी बोले, अब कोई माफी नहीं, हमने तुम्हें लाड़ प्यार में बिगाड़ा, अब बस। तुमने हमें अलग चूल्हा किया, इलाज नहीं दिया, बहू ने दिन रात परेशान किया, अब हम तुम्हें निकाल रहे हैं, जाओ अपना घर बनाओ। दोनों को घर से बाहर निकाला। विवेक मंजू रोते गिड़गिड़ाते रहे, पापा, माँ, माफ कर दो, बच्चे हैं ना। लेकिन शंकर जी नहीं माने। आधे घंटे में सामान बांधकर दोनों बच्चे लेकर निकल गए। सड़क पर खड़े, उदास, पीछे घर का दरवाजा बंद, परिवार टूट चुका था। विवेक और मंजू को घर से निकाले हुए अभी कुछ ही पल बीते थे। सूरज अभी भी उसी जगह पर था जहां से वो थोड़ी देर पहले ढलान पर चढ़ रहा था, लेकिन अब उनके जीवन में सब कुछ बदल चुका था। घर का दरवाजा पीछे बंद हो चुका था। वो दरवाजा जो कभी उनका अपना था, अब उनके लिए बंद हो गया था। सड़क पर खड़े दोनों के चेहरों पर हार की गहरी लकीरें खिंचाई थीं। विवेक की आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन आंसू नहीं बह रहे थे। शायद गुस्से और सदमे ने उन्हें रोक लिया था। मंजू का चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे। पहले जहां घमंड और जिद की चमक रहती थी, अब वहां सिर्फ डर और अनिश्चितता थी। उनके हाथों में 2 छोटे छोटे बैग थे, कुछ कपड़े, बच्चों के खिलौने और जो थोड़े बहुत सामान वे जल्दी जल्दी समेट पाए थे। बच्चे, बड़ा बेटा 8 साल का रोहन और छोटा 4 साल का अर्नव, दोनों रो रहे थे। रोहन मंजू की साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में भय और भ्रम था। अर्नव तो जोर जोर से रो रहा था, दादाजी, दादी कहाँ गए मम्मी? दादाजी ने कहा था आज मुझे चॉकलेट देंगे। उसकी छोटी सी आवाज़ सड़क पर गूंज रही थी। मंजू ने उसे गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। चुप हो जा बेटा, दादाजी दादी वो व्यस्त हैं। उसकी आवाज़ में अब वो तेज नहीं थी जो पहले दुकान पर ग्राहकों को लुभाने में इस्तेमाल होती थी। अब वो टूट चुकी थी। रोहन ने फिर पूछा, मम्मी हम घर क्यों नहीं जा रहे? दादाजी ने डंडा क्यों उठाया? मंजू ने उसे चुप कराने के लिए हाथ से मुंह दबाया, लेकिन बच्चे की आंखों में सवाल थे जो जवाब मांग रहे थे। विवेक ने जेब से फोन निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन पर नाम ढूंढा, रघु। रघु उसका पुराना दोस्त था, स्कूल का साथी, जो अब शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। फोन लगाया, रिंग गई, फिर रघु की आवाज आई, हेलो विवेक भाई, क्या हाल है? ट्रिप से लौट आए? विवेक की आवाज फंसी हुई थी। रघु, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, माँ बाप ने घर से निकाल दिया है, हमें जगह चाहिए कुछ दिन के लिए। दूसरी तरफ से चुप्पी छा गई। फिर रघु ने धीरे से कहा, भाई मैं समझ रहा हूँ, मैं बात करता हूँ घनश्याम जी से। विवेक ने कहा, जल्दी कर, बच्चे रो रहे हैं। रघु ने फोन रखा। कुछ मिनट बाद वापस कॉल आया। रघु की आवाज उदास थी। विवेक भाई, मैंने फोन किया था, घनश्याम जी बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले अपनी बची खुची सांस हम दोनों बूढ़े अब चैन से लेना चाहते हैं। उन लोगों के साथ रहकर हमारी जिंदगी नर्क बन गई थी, अब हमें अकेले रहने दो। भाई माफ करना, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में भी जगह नहीं है। विवेक का फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने फोन जेब में डाला और सिर पकड़ लिया। मंजू ने पूछा, क्या कहा? विवेक ने सिर हिलाया, कोई मदद नहीं। अब क्या करेंगे? ये सवाल दोनों के मन में घूम रहा था। सड़क पर खड़े खड़े सूरज ढलने लगा, ठंडी हवा चलने लगी।
बच्चे थक कर रोना बंद कर चुप हो गए थे। विवेक ने कहा, पहले कहीं किराए का मकान देखते हैं, रात हो रही है। दोनों ने सामान उठाया, मोहल्ले की गलियों में घूमे, एक दो जगह पूछा। आखिरकार पास की गली में एक पुराना मकान मिला। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसने पहले 3 महीने का किराया एडवांस मांगा। विवेक के पास जो थोड़े पैसे बच रहे थे, ट्रिप के बाद बचे हुए और कुछ बचत, उनसे कुछ दिन का इंतजाम हो गया। कमरा छोटा था, एक कमरा, एक छोटी सी किचन और बाहर एक बरामदा। बाथरूम साझा था, लेकिन फिलहाल यही ठिकाना था। रात हुई, बच्चे सो गए। विवेक और मंजू चुपचाप बैठे रहे। विवेक की नौकरी सरकारी दफ्तर में थी, क्लर्क की पोस्ट थी। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन अब घर का सारा खर्च अकेले उठाना पड़ रहा था। पहले दादा दादी दुकान से कमाई करते थे, कुछ मदद मिल जाती थी, अब सब खत्म। मंजू ने कहा, मैं सिलाई का काम शुरू करूंगी, पड़ोस में कुछ औरतें करती हैं। विवेक ने हामी भरी, लेकिन दोनों के बीच अब बातें कम हो गई थीं। जहां पहले मंजू की जिद चलती थी, अब चुप्पी थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मंजू ने सिलाई मशीन ली, पुरानी सस्ती। पड़ोस की औरतों के लिए ब्लाउज पेटीकोट सिलने लगी। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर काम। शाम को थक कर लौटती। विवेक ऑफिस से लौटता तो घर में तनाव, रोज झगड़े होने लगे। मंजू कहती, तुमने माँ बाप को इतना बिगाड़ा कि उन्होंने हमें निकाल दिया, तुम कभी नहीं बोले कि वे गलत हैं। विवेक जवाब देता, तूने ही रोज अपमान किया था, दुकान खोली, नकली माल बेचा, चोरी की, तूने सब बिगाड़ा। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते, बीच में बच्चे फंस जाते। रोहन चुपचाप सुनता, अर्णव रोता। बच्चे समझने लगे थे कि घर में कुछ गड़बड़ है। 5 साल बीत गए। समय तेजी से गुजरता है, लेकिन दुख में और भी तेज। अब उनका घर वही छोटा सा किराए का था, 2 कमरे, 1 किचन। दीवारें पुरानी हो गई थीं, प्लास्टर उखड़ रहा था। बाहर गली में बच्चे खेलते हंसते खेलते, लेकिन घर के अंदर हमेशा तनाव। रोहन अब 10 साल का हो गया था। स्कूल से लौटकर बैग फेंकता और कहता, मम्मी पापा मुझे नए जूते चाहिए, पुराने फट गए हैं। मंजू चिल्लाती, पैसे कहाँ से लाऊं? तेरे पापा तो बस ऑफिस और घर, कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं। विवेक थका हारा लौटता, चाय मांगता। मंजू उस पर बरसती, तूने कभी मेरी सुनी नहीं, तेरे माँ बाप ने हमें निकाला और तू चुप रहा। अगर तूने थोड़ा साथ दिया होता तो शायद। विवेक अब जवाब देता, तूने ही सब बिगाड़ा, रोज उनकी बेइज्जती की, चोरी की, झूठ बोला, अब भुगत। छोटा अर्नब अब 9 साल का कोने में बैठकर रोता रहता। दोनों बच्चों को अब समझ आने लगी थी कि उनके माता पिता ने दादा दादी के साथ क्या किया था। रोहन कभी कभी चुपके से कहता, दादाजी दादी से मिलना है। मंजू डांट देती, चुप रह, वे हमें नहीं चाहते, हमने क्या बिगाड़ा है उनका। लेकिन बच्चे मन ही मन उदास रहते। रात को सोते वक्त रोहन सोचता, क्यों दादाजी ने डंडा उठाया? क्या हमने सच में कुछ गलत किया? उधर कमला जी और शंकर जी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। घर से निकालने के बाद पहले कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुकान को और बड़ा कर लिया। पहले छोटा सा शटर था, अब पूरा कमरा लिया किराए पर। बोर्ड पर लिखा, कमला कॉस्मेटिक्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। सुनहरा बोर्ड, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में, ओरिजिनल सामान, पूरी गारंटी। आसपास के मोहल्लों में उनकी दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते, सतारा के आसपास के गांव से भी। कमला जी सुबह जल्दी उठती, पूजा करती, छोटा सा मंदिर घर में, फूल चढ़ाती, अगरबत्ती जलाती। फिर साड़ी बदलकर दुकान पर, सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर, आंखों में वही पुरानी चमक। ग्राहक आते तो मुस्कुराकर बात करती, बेटी ये क्रीम अच्छी है, स्किन ड्राई नहीं होगी। शंकर जी बाहर बैठते, ग्राहकों से बात करते, सामान लाते, दोनों मिलकर दुकान चलाते। कमाई अच्छी हो गई थी, पहले जितना खर्च था उससे 2 गुना। घर में अब चैन था, कोई झगड़ा नहीं, कोई अपमान नहीं। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते, पुरानी यादें ताज़ा करते। कमला जी कहती, जी याद है जब विवेक छोटा था तो कितना शरारती था, स्कूल से लौटकर दुकान पर आता, सामान छू छू कर बिगाड़ देता। शंकर जी हंसते, हाँ लेकिन अब वो बड़ा हो गया, अपनी जिंदगी चुन ली। कमला जी की आंखें नम हो जाती, लेकिन वे मुस्कुराती। अब दुख कम था, जीवन में एक नई शुरुआत मिली थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई, रमा। वो दुकान पर सामान लेने आई थी। बातों बातों में पूछ बैठी, माँ जी आपने अपने बेटे बहू को घर से क्यों निकाला? सब लोग पूछते हैं। कमला जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी जब संतान बूढ़े माता पिता पर अत्याचार कर सकती है, उन्हें घर से निकाल सकती है, अपमान कर सकती है, तो माता पिता क्यों नहीं निकाल सकते?
उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे। रोज अपमान, रोज झगड़ा, चोरी तक हो गई। उनके जाने के बाद हम खुलकर सांस ले रहे हैं। ऐसी संतान के साथ रहने से क्या फायदा जिसके साथ बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख न मिले। रमा ने सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। अब तो लोग आपसे सलाह लेने आते हैं। आपकी बात सुनकर बहुतों को हिम्मत मिलती है। कमला जी मुस्कुराईं। शंकर जी ने कहा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस सम्मान चाहिए था। जो नहीं मिला तो हमने खुद अपना रास्ता बना लिया। समय बीतता गया। दुकान अब मोहल्ले की सबसे अच्छी दुकान बन चुकी थी। ब्रांडेड सामान, लोरियल, मेबेलिन, हिमालय, सभी ग्राहक खुश रहते। कभी कभी सुनीता और राहुल आते। पीहू अब बड़ी हो गई थी, 12 साल की। वो नानी नाना के पास आकर कहती, नानी आपकी दुकान कितनी अच्छी है, इतना सारा सामान, मैं बड़ी होकर वैसी ही दुकान खोलूंगी। कमला जी हंसती और उसे गले लगाती। सुनीता कहती, माँ बाबूजी अब आप आराम करो, हम संभाल लेंगे। लेकिन कमला जी कहती, बेटी अभी हम में दम है, काम करने में मजा आता है, इससे मन भी लगा रहता है। सुबह उठकर पूजा, फिर दुकान, दिन अच्छा बीत जाता है। विवेक और मंजू की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। विवेक की नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ। बॉस कहते परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, सैलरी वही पुरानी। मंजू का सिलाई का काम भी कम हो गया। मशीन पुरानी हो गई, ग्राहक कम। दोनों में रोज लड़ाई, सुबह से शाम तक ताने। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। रोहन स्कूल में अच्छा था, लेकिन घर आकर चुप। एक दिन उसने पूछा, पापा मम्मी आप दादाजी दादी से क्यों नहीं मिलते? विवेक चुप रह गया। मंजू डांटती, चुप रह, वे हमें नहीं चाहते। लेकिन बच्चे समझ चुके थे। वे सोचते, दादा दादी ने हमें क्यों नहीं बुलाया। लेकिन सच ये था कि विवेक और मंजू ने कभी माफी नहीं मांगी, कभी फोन नहीं किया। घमंड अभी भी बाकी था, लेकिन अब टूट चुका था। एक दिन विवेक अकेले कमला जी की दुकान के पास से गुजरा। दुकान पर भीड़ थी, लोग हंसते बोलते सामान ले जा रहे थे। कमला जी मुस्कुराकर ग्राहकों से बात कर रही थीं। बेटी ये लिपस्टिक अच्छी रहेगी। शंकर जी सामान पैक कर रहे थे। विवेक दूर से देखता रहा। उसके मन में पछतावा हुआ, कितना अच्छा चल रहा है उनका, हम क्यों नहीं। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, डर था, क्या कहेंगे। चुपचाप चला गया। घर लौटकर मंजू से कहा, माँ बाप की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, भीड़ लगी थी। मंजू ने कहा, तो क्या हम जाए माफी मांगने, उन्होंने हमें निकाला। विवेक चुप रहा, लेकिन उसके मन में अब डर था। सोचता था, कल हमारी संतान हमारे साथ क्या करेगी। जैसा हमने माँ बाप के साथ किया वैसा ही हमारे साथ होगा। कमला जी और शंकर जी अब चैन से जी रहे थे। दुकान चल रही थी, स्वास्थ्य ठीक था। उम्र के साथ थोड़ी कमजोरी, लेकिन दवा से काबू। पड़ोसी सम्मान करते। मोहल्ले में लोग कहते, देखो घनश्याम जी और कमला जी कितने खुश हैं। उनकी संतान ने उन्हें दुख दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खुद पर भरोसा किया और जीत गए। कमला जी शाम को पूजा करती और प्रार्थना करती, हे भगवान सबको सद्बुद्धि देना, जो गलती करते हैं उन्हें सुधारने का मौका देना, लेकिन जो सुधार न माने उन्हें भी सबक सिखाना। शंकर जी कहते, कमला अब हमारा जीवन पूरा हो रहा है, लेकिन हम खुश हैं। हमने जो किया वो सही था, क्योंकि सम्मान के बिना जीवन व्यर्थ है। कहानी यहीं समाप्त होती है। जीवन का चक्र चलता रहता है, जो बीज बोते हैं वही फल मिलता है। कमला जी और शंकर जी ने धैर्य और मेहनत से अपना नया जीवन बनाया। विवेक और मंजू को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे बड़े हो रहे थे और शायद कल वही कहानी उनके साथ दोहराई जाएगी जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ की थी। न्याय होता है, देर से सही, लेकिन होता जरूर है। साथियों, आप लोग ये कहानी कहां से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।